हरिहरन जी के इन तथ्यों का इस माफ किया। मैं विजय जी आ रहा हूँ आपके पास, जरा चक्रपाणी जी को जवाब देने दीजिए। विजय जी जरा धीरज रखिए। नारायण विजय जी जरा 2 सेकंड धीरे रखिए। प्रफुल्ल वाघेला जी जरा 2 सेकंड। चक्रपाणी जी इसका जवाब आप जरा दे सकेंगे? क्या आवाज हमें साफ नहीं बोल रहे थे। आचार्य हरिहरन जी अभी ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी कुछ आसाराम जी के समर्थकों से वो मिलकर आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि आसाराम जी के दर्शन मात्र से उनके घर की तमाम लोगों की बीमारियां दूर हो गईं, और अगर यही सत्य है तो फिर पूरे हिंदुस्तान के अस्पतालों को तो बंद कर देना चाहिए। देखिए ऐसा है, इसमें तो ये आस्था की बात है। जितने जिसके जो शिष्य है उसके लिए वो भगवान ही उसको मानता है, गुरु मानता है, और जब उसके पास जाता है तो उसको शांति और सुख की अनुभूति होती है। तो उनका अपना विषय, उनको शिष्यों की आस्था। इसको आप एक बात मैं कहना चाहता हूँ सबसे कि इन्होंने अभी ये कहा कि भगवान आपका तो अब एक बात बताइए, आसाराम ने भगवान बन गए, कृष्ण बन गए, राम बन गए। अगर ये कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण जेल के अंदर जाते हैं और नहीं, सुनिए उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार किया, सुनिए लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। अगर आसाराम भगवान है तो 10 क्विंटल का पत्थर ही उठा के आप दिखाओ। हमने भगवान होने का दावा नहीं किया भैया। हम क्या किया? आप उनके श्री कृष्ण के दासों में ये बात नहीं है। दुनिया को आप झूठा नहीं पाए। ये तर्क बहुत सही है और ये ऑडियंस में सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। अगर वो कृष्ण हैं तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाया था, सभी राक्षसों को मारा था। ये एक अच्छा महेंद्र जी, अच्छा चलिए, जो आरोप आचार्य हरिहरन लगा रहे हैं, आप यही बताइए कि अगर वो अपने आप को वाकई में कृष्ण जी का अवतार मानते हैं तो चलिए पत्थर छोड़ दीजिए, कुछ लीला ही करके दिखा दे। मैं कह रहा हूँ भगवान सब त्रासी सब स्वरूपों पे अस्ति। अगर कोई व्यक्ति किसी को गुरु मान लेता है तो गुरु मानने के बाद उसके अंदर श्रद्धा बढ़ जाती है। ये मनोविज्ञान, किसी मनोवैज्ञानिक को आप बुला के पूछेंगे तो वो बताएंगे। मैं ये कह रहा था कि आरब्ध प्रारब्ध, उनके प्रारब्ध में लिखा था कि तुम ये काम करोगे उसके बाद फंस जाओगे। कई लोग हमारे पास आते हैं, मैं कहता हूँ भैया ये काम मत करो, धर्म का काम से दूर रहो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बदनामी हो जाए, चोरी का जो है। आरब्ध और प्रारब्ध के बीच में महेंद्र जी, आरब्ध और प्रारब्ध के बीच में एक और शब्द है आरोप। तो आइए एक और आरोप दिखाते हैं। मैं जरा आप सबों से कहता हूं बस एक रिपोर्ट और देखिए। मथुरा से एक और रिपोर्ट आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, कैसे वहां पर भी आसाराम जी के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है जघन्य अपराध के लिए। और अगर ये आरोप किसी भी तरीके से सत्यापित हो पाया तो वाकई में तमाम वो साजिशों की जो दुहाई दी जा रही है वो धरा का धरा रह जाएगा। देखिए रिपोर्ट। आसाराम पर एक और गंभीर आरोप। आसाराम पर महिला को गायब करने का आरोप। अहमदाबाद आश्रम से कहां गई महिला? मोहन प्रसाद अग्रवाल उर्फ लाल बाबा अपनी गायब पत्नी की तलाश में दर की ठोकरें खा रहे हैं। लाल बाबा का आरोप है कि उनकी पत्नी रमा देवी आसाराम के आश्रम से गायब हो गई हैं, जिनकी तलाश में वो दर भटक रहे हैं। बाकी भक्तों की तरह लाल बाबा भी आसाराम के परम भक्त थे और इसी भक्ति की वजह से वो अपनी पत्नी के साथ आसाराम के अहमदाबाद स्थित आश्रम पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनकी पत्नी को उनसे अलग कर देगी। लाल बाबा का दावा है कि आश्रम में आसाराम के गुर्गों ने उनकी पत्नी को गायब कर दिया। आसाराम के आश्रम मोटेरा गांव में, जो आसाराम का आश्रम है साबरमती का के किनारे, उसी आश्रम में मैं गया था सुबह के समय। वहीं से नहाने धोने के चक्कर में जो है, और उनके जो आदमी थे दरबान चौकीदार मैनेजर वगैरह, उनके मिसबिहेव से और उनके गलत व्यवहार से वहां से हमारी पत्नी गुम हो गई। दिल्ली उत्तम नगर निवासी लाल बाबा अपनी पत्नी के साथ 5 साल पहले 9 फरवरी 2009 को दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। वहां से द्वारका जाने के लिए वो अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में ही ये लोग कुछ समय रुकने के लिए साबरमती मोटेरा स्थित आसाराम के आश्रम पहुंचे, जहां पुरुष और महिला अलग अलग आश्रम होने के कारण ये दोनों अलग अलग आश्रम चले गए। करीब 15 मिनट के बाद लाल बाबा जब महिला के आश्रम पहुंचा तो वहां मौजूद आसाराम के सेवकों ने उनसे बदतमीजी शुरू कर दी और रमा देवी से उनको मिलने नहीं दिया। काफी देर तक मचे हो हल्ले के बाद जब लाल बाबा पुलिस को लेकर आसाराम के आश्रम पहुंचे तो वहां मौजूद सेवकों ने रमा देवी के वहां से चले जाने की बात कहते हुए पुलिस और लाल बाबा को गुमराह कर दिया। पहले मुझे श्रद्धा थी कि संत हैं, अच्छे हैं, मैं जहां भी कथा प्रवचन होती थी मैं जाता था,
उनके प्रति श्रद्धा थी, लेकिन उनका व्यवहार देख के मैं गुजरात में भी गया। लोगों ने बताया कि ये गलत व्यक्ति हैं, इनके यहाँ कितनी भी हत्याएं हो चुकी है, बच्चों की हत्याएं हो चुकी है, आपको नहीं जाना चाहिए। मैं चला गया भावावेश में, लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार से मुझे सहयोग नहीं मिल पाया। अपनी पत्नी के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के बाद लाल बाबा ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां के अठालात चांदखेड़ा थाने में दर्ज करा दी। इसके बाद भी लाल बाबा ने हार नहीं मानी और अपनी पत्नी की तलाश में उन्होंने आला पुलिस अफसरों, गुजरात के राज्यपाल, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। टीम न्यूज नेशन। तो आरोपों की झड़ी लगती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि आसाराम जी और उनके बेटे नारायण साईं के लिए आने वाले दिन कम से कम बहुत आसान तो नहीं हो सकते। 3 और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ वकील बरनाली बसक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धर्माचार्य अजय गौतम जी और हमारे साथ महेंद्र चावला जी मौजूद हैं, जो कि नारायण साईं के पूर्व पीए रह चुके हैं। महेंद्र चावला जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नारायण साईं के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो भी यौन शोषण में लिप्त रहे हैं। 2 बच्चों की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा, जो कि अभी तक सत्यापित नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है कि नारायण साईं पाक साफ हैं या उनका चरित्र बहुत ही धूमिल है? उनका चरित्र बहुत ही धूमिल है, पाक साफ होने का सवाल ही नहीं है। और जहां तक 2 बच्चों की जांच की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया। जब गुजरात डीके त्रिवेदी कमीशन ने इनको समन्स इशू किया, ये लोग बहुत ही बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने कमीशन में अपनी हाजिरी दी और इन्होंने अपने आश्रम की 2 महिलाओं ढेल, निर्मला और मीरा, वो गलत महिलाओं को इन्होंने आश्रम कमीशन में प्रोड्यूस कर दिया। इस तरीके से ये लोग आज तक कानून को झांसा देते रहे हैं। कभी भी इन्होंने न्याय प्रक्रिया का सम्मान नहीं किया, न्याय प्रक्रिया को सहयोग नहीं किया। ये हमेशा से इन लोगों की ये स्ट्रेटजी रही है। अच्छा, अगर आप ये तमाम आरोप लगा रहे हैं तो प्रफुल्ल जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी, जब अब आपके पास यहाँ पर मौजूद है महेंद्र चावला जी, जो कि नारायण साईं के पूर्व पीए हैं, और तमाम आरोप भी साबित होते दिख रहे हैं, अगर ऐसा है वाकई में तो क्या आप अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर कानून का दरवाजा खटखटाना चाहेंगे? आज भी हम लोग अनशन पे बैठे थे और मैं चक्रपाणी जी से एक बात बोलना चाहता हूँ। वो बार बार बोलते हैं कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। आज कहाँ गए आपके दोस्त नारायण, जो आप हर रोज आप उसके साथ खड़े रहते थे, उसकी बात करते थे, आज कहाँ गुम हो गए हैं? जब सूरत में जो एफआईआर दर्ज की हुई है तो भागते फिरते हैं। कानून के बात में गुजरात में कोई कानून का नहीं है, वो आसाराम का कानून चलता है गुजरात में। बिल्कुल कमीशन ने बार बार समझ भेजाने के बाद में जब अरेस्ट वारंट निकाला तभी दोनों बाप बेटे हाजिर हुए हैं। ये सीधे आरोप आपके ऊपर? मेरे ऊपर नहीं है, वो आसाराम बापू के ऊपर है। नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको अगर उस समय ये जानकारी थी, अगर मैं आपसे ये व्यक्तिगत आसाराम और आप अगर उस समय ये तमाम जानकारियां आपके पास उपलब्ध थी, आपने पुलिस के सामने ये बातें क्यों नहीं कही? देखिए, आपने कमीशन के सामने ये बातें क्यों नहीं कही? नहीं, मैंने डीके त्रिवेदी कमीशन को कहा था कि मुझसे सारी बातें पूछी जाए, लेकिन डीके त्रिवेदी कमीशन ने मुझे कहा कि कमीशन को ब्लैक मैजिक के अलावा कोई भी चीज जानने में इंटरेस्ट नहीं है। कमीशन ने हमारी पूरी बात सुनी ही नहीं, तो हम बताते किसको? और मैंने अहमदाबाद में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वहां मैंने सारी बातें खोली हैं। हम 2008 से हम लगातार बोल रहे हैं कि कोई भी जांच कमीशन हो, कोई भी एसआईटी हो, हमें कहीं ना कहीं बुलाया जाए। चावला जी, आपके लिए कुछ सवाल यहाँ से। जी बताइए, क्या पूछना चाहती हैं? एक सेकंड, आप माइक पर आकर बोलिए। जी बोलिए, क्या सवाल? जल्दी। सबसे पहले तो महेंद्र जी, आपको किस एलिगेशन में आश्रम से निकाला गया था? हाँ, देखिए, इन्होंने झूठ बोला, वहाँ पर फ्रॉड करा, उस पर ये बाहर आए हैं। सवाल सुनिए, आपने जवाब किया, सवाल किया, जवाब सुनिए। आसाराम आश्रम से किसी को भी नहीं निकाला जाता कि और मैं उस लेवल पे रहा हूँ कि किसी के बाप की ताकत नहीं थी कि मुझे आश्रम से निकाल सके। आसाराम आश्रम से जो लोग निकल जाते हैं उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया जाता है, फ्रॉड का आरोप लगाया जाता है। और आप कहते हैं किस एलिगेशन में निकाला गया? अगर मेरे ऊपर कोई आरोप था तो आपके बापू की इतनी चलती थी, मेरे ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई?
हमारी तो पुलिस सुनती नहीं थी, आपका तो पुलिस भी सुनता था, प्रशासन भी सुनता था, नेता भी आपकी सुनते थे। मेरे तो पर एफआईआर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देखेंगे जरूर और इस पर चर्चा भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर कानूनी पहलू क्या है, इस पर हम प्रणाली से बात करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, कुछ और आरोप आसाराम जी के ऊपर दिखाएंगे और साथ साथ ये भी पूछेंगे कि क्या वाकई में ये धर्म का काम है। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आने बने रहिए हमारे साथ।